हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं एनालिसिस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो ये है लर्निंग आप विद अकाउंट्स गुरु यानी डॉक्टर विकास विजय, और इनिशिएटिव है फुल मार्क्स एजुकेशनल सर्विसेज जो लेके आया था 101 डेज का अकाउंटेंसी हैकाथॉन, और पूरा बोर्ड का पेपर वहीं से था। इसी तरह से ये जो सारी वीडियोस हैं सीयूटी का जो आप पेपर देखेंगे 50 के 50 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एक्टिविटी रेशियो। अब देखना है कितने बच्चों को पता है एक्टिविटी रेशियो में क्या क्या इंक्लूड होते थे। इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। तो क्या है आपका राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर यहां पर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यस, बिकॉज यहां पर हमें पूछा है एक्टिविटी रेशियो यानी टर्नओवर रेशियो, और ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो यहां पर ये जो है ऑड है इन तीनों रेशियोज के कंपैरिजन में। सेकंड क्वेश्चन, व्हाइल कंप्यूटिंग करंट रेशियो करंट एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। जब हम करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है। पहला लूज टूल्स एंड स्टोर्स इन स्पेस, सेकंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, थर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस या बोथ ए एंड बी। हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ ए, बट नहीं, यहां पर गलती हो जाती है अगर आप ए बोलते। राइट आंसर इज व्हाट, डी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को भी माइनस करते हैं यानी नेट डेटर्स लेते हैं, और जो इन्वेंट्री होता है उसमें से लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेस तो माइनस होता ही है। पूरा इन्वेंट्री माइनस नहीं करते, सिर्फ इन्वेंट्री में से ये दो चीजें। पूरा इन्वेंट्री कहाँ माइनस होता था, क्विक रेशियो में। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज लिक्विड रेशियो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है जो लिक्विड रेशियो को इंक्रीज करेगी, करंट रेशियो को इंक्रीज नहीं करेगी। सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट या सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट। तो यस, अगेन क्या है राइट आंसर। राइट आंसर अगर आ गया तो होना चाहिए क्या, यस, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट। यानी अगर 10,000 का कॉस्ट है किसी स्टॉक का और वो 10,000 में बेचा है तो करंट रेशियो में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज कैश आया और स्टॉक कम हो गया। बट यहाँ पर लिक्विड रेशियो के अंदर क्योंकि स्टॉक नहीं आता इसलिए सिर्फ कैश इंक्रीज होगा और उसकी वजह से लिक्विड रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस करंट रेशियो। इन चारों में से कौन सा ऐसी आइटम है या ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से करंट रेशियो डिक्रीज करेगा। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल एंड मैच्योरिटी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड या इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो यहां देखते हैं डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं शेयर्स में तो ना ही है करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स वो भी प्रॉफिट से शेयर्स देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल से ऊपर करंट एसेट्स माइनस होंगे, करंट लायबिलिटी माइनस होंगी, इससे करंट रेशियो बढ़ जाता है। तो रिड्यूस सिर्फ यहाँ पे सी से होना चाहिए। चेक करते हैं सी राइट आंसर है क्या। यस, जैसे ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको आपने पे करना है विद इन 1 ईयर, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाती है, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने से आपका करंट रेशियो गिर जाएगा बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर बढ़ चुका है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नो इफेक्ट ऑन डेट इक्विटी रेशियो। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर। पहला, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, सेकंड, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, थर्ड, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड फोर्थ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस। तो इस तरह के क्वेश्चन सीयूटी में जरूर आते हैं। तो राइट आंसर अगर आप निकाल चुके हैं तो राइट आंसर होना चाहिए क्या, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बिकॉज यहां पर प्रॉफिट कम होता है, शेयर्स बढ़ते हैं, तो इसलिए यहां पर डेट इक्विटी में कोई असर नहीं आएगा। बाकी तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन्स में वहां डेट या इक्विटी पे असर पड़ रहा था। जैसे यहां पे हमने एसेट्स परचेज किया लॉन्ग टर्म लोन में, तो लॉन्ग टर्म लोन डेट का पार्ट होता है, तो डिबेंचर्स बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा। यहां पर भी डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो डिबेंचर्स कम हुए, शेयर्स बढ़ गए, तो यहां रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा। और थर्ड लास्ट है यहाँ पे डी पॉइंट, एसेट्स को बेचा लॉस में, तो लॉस की वजह से इक्विटी कम हो जाएगी, रेशियो बढ़ जाएगा। तो सिर्फ यही था बोनस शेयर्स जहां पर कि इक्विटी के अंदर प्रॉफिट कम हुआ और शेयर्स बढ़ गए, तो डिनोमिनेटर में ही माइनस, डिनोमिनेटर में ही प्लस हो गया, इसलिए नो चेंज आएगा डेट इक्विटी रेशियो में। तो यहां पर है ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000, परचेजेस 9 लाख, रिटर्न्स आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न 40,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 लेस देन ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहां बताना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा। क्या ये होगा 5 टाइम्स या 7 टाइम्स या 8 टाइम्स या 10 टाइम्स। तो यहां पर हमें गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री 120 और लिखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 कम है, तो 1,20,000 में से 20 माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग हमारा 1 लाख आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपने अगर राइट आंसर निकाल लिया हो तो राइट आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना था डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो राइट आंसर आ चुका होगा आपका यस 8 टाइम्स। अगर नहीं आया तो चलिए समझते हैं कैसे आया राइट आंसर। तो जैसे मैंने बताया आपको 120 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो आपका 1 लाख आ गया क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, तो अब एवरेज कैसे आएगा, 120 प्लस 1 लाख 2,20,000 डिवाइड बाय 2, 1,10,000 आपका आ गया एवरेज
स्टॉक यानी एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक तो 1,20,000 है ही, सीधा सीधा। परचेजेस हमें गिवन है 9 लाख और इस 9 लाख में से 40,000 परचेज रिटर्न है, तो माइनस कर देंगे 40,000 इसी में से नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1 लाख आ गया था। तो ये सब करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा 120 प्लस 860 माइनस 1 लाख, तो ये है हमारा 980 माइनस 1 लाख 8,80,000 आ गया। अब इस 8,80,000 को एवरेज इन्वेंट्री 1,10,000 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 8 यानी कि 8 टाइम्स। तो यहां पर मेंशन है कि एलआर लिमिटेड कंपनी है जिसके टोटल डेट्स है 3,70,000, लॉन्ग टर्म डेट्स है 2 लाख रुपीस और वर्किंग कैपिटल है 1,80,000। आपको बताना है करंट रेशियो यहां पे क्या होगा, 2.6:1, 3.2:1, 2.06:1 या 1.03:1। तो अगर आप आंसर निकाल चुके हैं तो राइट आंसर आपका होना चाहिए 2.06:1। कैसे है चलिए समझते हैं। तो यहां पर हमें टोटल डेट्स गिवन है 3,70,000। हम सब जानते हैं जो हमारा टोटल डेप्ट होता है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, बोरिंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स प्लस हमारा शॉर्ट टर्म डेट्स यानी कि हम मान लेते हैं करंट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे 3,70,000 हमें टोटल गिवन है और लॉन्ग टर्म जो डेप्ट है वो है 2 लाख। तो हमारी करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1,70,000। फाइन। अब देखते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000 है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा होता है CA माइनस CL यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल अगर 1,80,000 है और करंट एसेट्स हमारा नहीं गिवन बट करंट लायबिलिटी हमारी 1,70,000 है, तो अब ये 170 वहां जाके ऐड हो जाएगा और करंट एसेट्स हो जाएगा 180 प्लस 1,70,000 यानी 3,50,000। तो अब करंट एसेट्स हमारा 3,50,000 हो गया, करंट लायबिलिटी हमारी 1,70,000 हो गई है। अब डिवाइड कर लीजिए इसको और इसको डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 2.06:1। सो अगला क्वेश्चन है द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है, करंट एसेट्स प्लस ग्रॉस फिक्स एसेट्स या फिर करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल प्लस ग्रॉस फिक्स एसेट्स या वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो बहुत ही यूनिक कॉपीराइट कंटेंट लेके आए हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिल्कुल अलग। तो यस, अगर राइट आंसर निकाल लिया तो राइट आंसर होना चाहिए आपका वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स, बिकॉज बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स आप दोनों ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं। तो जो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है वो वर्किंग कैपिटल ही होता है, उसी को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड यानी फ्रॉम द एसेट साइड। लायबिलिटी साइड से जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी वो हमारा लायबिलिटी साइड से होता है। तो यहां फोकस था एसेट साइड का फॉर्मूला। तो आई होप आपको समझ आ गया, आंसर इज डी। नेक्स्ट, करंट रेशियो यहां पर 1.75:1 है और करंट लायबिलिटीज है 80,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना होगा इस सिचुएशन में, 120, 160, 60 या 280? ये तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। राइट आंसर होगा 60,000। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए देखते हैं कैसा आया। तो यहां पर हमें करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी 1.75:1। अब यहां करंट लायबिलिटी मेंशन है 80,000 की, तो यहां पे 80,000 लिख दीजिए और 80,000 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा 1,40,000 हमारा करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स हमारा आ गया 1,40,000। अब हमें निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अगर दोनों गिवन है तो हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, CA माइनस CL। तो 1,40,000 करंट एसेट्स एंड माइनस करंट लायबिलिटी 80,000, तो हमारा आंसर आ गया 60,000। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे छोटे, ये आपके 60 सेकंड्स में आराम से हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है वर्किंग कैपिटल गिवन है 90,000, करंट रेशियो 3.5:2 है, इट्स करंट एसेट्स विल बी। अब करंट एसेट्स ढूंढना है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी बताइए क्या आपका करंट एसेट्स। तो अगर आंसर निकल गया तो राइट आंसर होना चाहिए आपका 2,10,000। अगेन कैसे आया चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल यहां पर और करंट रेशियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, करंट रेशियो हमारा होता है CA/CL और ये है हमारा 3.5/2। तो CA हमारा कितना हो जाएगा, 3.5/2 और यहाँ पे CL मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम CA के बदले रिप्लेस कर देंगे आगे जाके। अब हमें देखा वर्किंग कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल हमारा होता है CA माइनस CL जो कि है 90,000। तो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे CA की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 3.5/2 CL और भी CL गिवन है इक्वल टू 90,000। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम ले लिया हमने 2 और यहाँ पे 3.5 CL माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 से 2 CL इक्वल टू 90,000। अब हमारा बच गया 1.5 CL, तो 1.5 CL अपॉन 2
इक्वल टू 90,000। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1,80,000 बन जाएगा, तो 1.5 CL इज इक्वल टू 1,80,000 एंड CL यहाँ पे 1.5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 1,20,000 आ गया। अब ये 120 आपने बस यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ 120 पुट किया, 2 से हमारा डिवाइड हुआ 60,000 एंड 60,000 इंटू 3.5 हो गया हमारा 2,10,000। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फर्म के करंट एसेट्स है 3,60,000, करंट रेशियो 3:1, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है हमारी 12 लाख रुपए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। यस, तो यहाँ पे आपको टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो क्या है आपका राइट आंसर, 3 टाइम्स, 5 टाइम, 8 टाइम या 4 टाइम? तो देखते हैं क्या आंसर राइट अगर आ गया तो राइट आंसर होना चाहिए हमारा 5 टाइम। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स गिवन है 3,60,000 और यहाँ पे करंट लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो करंट लायबिलिटी चाहिए, वो करंट रेशियो की मदद से निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी करंट रेशियो हमारा CA अपॉन CL गिवन है 3:1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ CA हमारा कितना हो गया, 3CL। तो CA हमारा 360 है इक्वल टू 3CL, तो CL हमारा आ जाएगा डिवाइड करके 120। कैसे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी आ गया। अब हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, 360 यानी करंट एसेट्स माइनस हमारी करंट लायबिलिटी 1,20,000, 2,40,000 हो गया। अब इस वर्किंग कैपिटल से हमें रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को डिवाइड करना है, बट यहाँ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है 12 लाख रुपए। तो अगर आपको रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकल सकती हो तो आपको लेनी है, नहीं तो कॉस्ट से भी निकाल सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले एक्सेप्टेबल होते हैं। तो यहाँ 12 लाख को आप 2,40,000 से डिवाइड कर दीजिएगा और डिवाइड करके आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करंट रेशियो है 2.5 और कुछ नहीं लिखा तो 1:1 अपने आप लेना, क्विक रेशियो 1.5:1, वर्किंग कैपिटल 60,000, आपको बताना है करंट लायबिलिटी कितनी है। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो राइट आंसर है 40,000। अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो समझते हैं कैसे आया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें फाइंड क्या करना है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। हमें गिवन क्या है, करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट लायबिलिटी को हम x मान लेते हैं जो हमें ढूंढना है। सो लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x। अब जो करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो है CA अपॉन CL इक्वल टू 2.5 अपॉन 1। अब हमारा CA क्या हो जाएगा 2.5 और ये CL ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसको हमने x माना है तो 2.5x। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल है हमारा CA माइनस CL। तो यहाँ 60,000 वर्किंग कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन है, CA हमारा 2.5 है, x एंड माइनस हमने x ले लिया करंट लायबिलिटी। तो अब हमारा आ गया 1.5x इज इक्वल टू 60,000 और आराम से आप x निकाल सकते हैं, इस 60,000 को डिवाइड कर दीजिए 1.5 से और आ गया 40,000 रुपए और हमारा आंसर हो गया B। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डेटर्स विल। अगर डेटर से पैसा आएगा तो क्या उससे करंट रेशियो डिक्रीज करेगा या करंट रेशियो इंक्रीज करेगा या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा करंट रेशियो पे, या नन ऑफ द। हमारी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो करंट एसेट्स बड़ा होगा और दूसरा करंट एसेट गिरा होगा तो यहाँ पर नो इफेक्ट आएगा, बिकॉज करंट एसेट्स विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है हमारा शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपीज, रिजर्व सरप्लस है 1,50,000, नॉन करंट एसेट्स 18 लाख, करंट एसेट्स 4 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कितना होगा ये बताना है आपने। तो क्या प्रोप्राइटरी रेशियो 12% है, 25%, 8.33 या नन ऑफ द अबव? तो अगर आपने निकाल लिया तो राइट आंसर आना चाहिए आपका 25%। कैसे है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमें चाहिए प्रोप्राइटरी फंड यानी कि इक्विटी, फाइन, और नीचे ये टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो यहाँ पे हमें नॉन करंट एसेट्स 18 लाख गिवन है, करंट एसेट्स 4 लाख है, तो यहाँ पर 18 प्लस 4 यहाँ पे आ गया 22 लाख नीचे, ठीक है जी। अब ऊपर देखते हैं इक्विटी क्या होती है, शेयर कैपिटल 4 लाख है, रिजर्व सरप्लस 1,50,000 है, तो हमारी इक्विटी हो गई 5,50,000। तो 5,50,000 हो गए हमारे ये, और टोटल एसेट्स हो गए हमारे 22 लाख। तो अब इसकी परसेंटेज निकाल के देखो कितनी आती है, तो हमारा बिल्कुल 25% आ गया। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल, इट डज नॉट स्टैंड ट्रू फॉर। कौन से चारों फॉर्मूले में से आपको लगता है कि ज्यादा हाई होना फेवरेबल नहीं होता, लिक्विडिटी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, राइट आंसर होना चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाई? बिकॉज ये खर्चों का रेशियो, इसमें क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाकी सब लिक्विड रेशियो हाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट प्रॉफिट भी हाई हो, स्टॉक जल्दी बिक रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर हाई हो तो दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके खर्चे ज्यादा हों तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो राइट आंसर इज सी। इफ सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट 25% अबव द कॉस्ट, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी 13%, 28%, 26% या 20%। तो अगर कॉस्ट में हम 25% ऐड करके सेलिंग प्राइस बेचते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंट है वो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा? तो यस, द राइट आंसर विल बी 20%। कैसे आया समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो कॉस्ट है
आपकी कॉस्ट है 100 रुपए, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% कॉस्ट के ऊपर यानी 25 रुपए। तो टोटल मिला के कितना हो गया 125, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब अगर आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे तो 25 अपॉन 125 हो जाएगा, 25 अपॉन 125 इंटू 100 15 से, और ये आ गया 20%। तो आंसर इज डी 20%। फाइन। यहाँ पर नेट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है 4 लाख रुपीज, एवरेज इन्वेंट्री है 50,000, ग्रॉस लॉस ऑन सेल है 25%। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, क्या वो 8 टाइम्स है, 10 टाइम्स, 2 टाइम्स या नन ऑफ द अबव। और अगर आंसर निकाल चुके हैं तो राइट आंसर आना चाहिए हमारा यस 10 टाइम्स। आया या नहीं आया बताओ, लिखते रहना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो चलो समझते हैं कैसे आया 10 टाइम्स। तो यहां पर हमारा जो नेट रेवेन्यू है वो है 4 लाख रुपीज, ठीक है, और जो लॉस है, लॉस का रेशियो है 25% ऑन सेल, तो सेल तो गिवन है, इसका 25% लॉस निकाल लो, तो लॉस होगा 25%, 4 लाख रुपीज का 1 लाख रुपए का लॉस होगा। यानी ये जो 4 लाख है, 4 लाख में लॉस ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगा 5 लाख, यानी 5 लाख की चीज हमने 4 लाख में बेची थी। तो जिस तरह से रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए, उसी तरह से लॉस को ऐड किया जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारी कितनी होगी 4 लाख, और ये जो हमारा लॉस आया 1 लाख ऐड हो जाएगा, तो 5 लाख की चीज 4 लाख में बेची, हमारा 1 लाख का लॉस हो गया था। फाइन। तो ये तो हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो कितनी गिवन है 50,000 गिवन है, तो डिवाइड कर दो 50,000 से, तो कितना आ गया हमारा 10 टाइम। यहां पर है डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या होगा इसका डिफरेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या नन ऑफ द अबव। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से रेशियो पढ़े कि जो भी इन दोनों को माइनस करके आएगा वो इन चारों में से क्या होगा। तो यस द राइट आंसर होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कैसे समझते हैं, देखिए जब हम ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये समझ लीजिए। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है तो इसमें दोनों मिले हुए हैं, कॉस्ट ऑफ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इसलिए आंसर है सी। फाइन। तो यहां पर आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, जो भी मैंने फॉर्मूला सिखाया आपको। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 6,30,000 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे है 40%, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। आपको बताना है ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, 55%, 85%, 75% या नन ऑफ द अबव। वही फॉर्मूला लगाना है आपको, पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है 630 है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना, मगर ये ऑन कॉस्ट है, तो लेट द कॉस्ट बी एक्स, एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6,30,000 और एक्स आपका आ जाएगा कॉस्ट। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव है, दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा आ जाएगा, डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो क्या आ रहा है फॉर्मूले के बाद, सिखाने के बाद ये आंसर आपका यस द राइट आंसर विल बी 75%। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए समझते हैं कैसे आया। तो देखिए हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, साथ साथ आपको चेक भी कर रहे हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कॉस्ट है वो गिवन नहीं है। मान लीजिए कॉस्ट को आपने ले लिया 100 और आपका प्रॉफिट है 40, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 140, ठीक है जी। तो अब आपको अगर प्रॉफिट का निकालना है, कितना अमाउंट आया प्रॉफिट का, तो 40 अपॉन 140 करेंगे आप, तो 40 अपॉन 140 इंटू 6,30,000। बताइए कितना है आपका ये टोटल अमाउंट। तो इसको करके हमारा आंसर आ रहा है 1,80,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर 1,80,000 आ गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 630 माइनस 180 इक्वल टू 4,50,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो आ गया। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी 4,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 12,500 और 10,000 22,500 डिवाइड बाय सेल्स। अब आपको सेल्स से डिवाइड करना है और यहाँ पे सेल्स है 6,30,000 इंटू 100। तो चेक करते हैं क्या है हमारा राइट आंसर, 4,50,000 प्लस 22,500, तो ये आता है 4,72,000 अपॉन 6,30,000 इंटू 100। तो डिवाइड करते हैं 6,30,000 से इंटू 100, एग्जैक्ट 75 आ रहा है, तो राइट आंसर इज 75। आई होप समझ आ गया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमें फाइंड करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 4,05,000, डिबेंचर्स है 15 लाख जिस पे 9% इंटरेस्ट देना है और टैक्स है हमारा 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख गिवन है। तो आपको बताना है इन चारों में से हमारा क्या है ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आंसर। तो पहला है 8%, B 12.5%, C 19.5 एंड D 15.5। तो यस राइट आंसर इज 19.5। कैसे है समझते हैं। तो यहां सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है ROI का, प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है, 30 लाख नीचे आ जाएगा। पीबीआईटी कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा गिवन है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा कि टैक्स से पहले कितना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स इनटू 100। तो यहाँ पे 4,05,000 है, ठीक है, 4,05,000 डिवाइड बाय 100 माइनस टैक्स, तो 100 है, माइनस 10% तो 90 हो जाएगा, इनटू 100। तो हमारा आया 4.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 4.5 लाख रुपए टैक्स से पहले है, हमें चाहिए टैक्स से पहले इंटरेस्ट से पहले, तो इंटरेस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा 9% इंटरेस्ट है 15 लाख के ऊपर, ठीक है। तो 9% 15 लाख पे आप निकाल लीजिए, तो 1,35,000। तो 1,35,000 आप यहाँ पे और ऐड कर, तो हमारा हो गया 5,85,000। तो 5,85,000 इज द पीबीआईटी। इसको 30 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 कर दीजिएगा। तो 585 डिवाइड बाय 30 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 19.5 एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आ रहा है 19.5, यानी कि आंसर सी। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि विदुर लिमिटेड है, उसका करंट रेशियो 3:2 और अकाउंटेंट जो चाहता है वो चाहता है कि अब इसको आइडियल रेशियो 2:1 पे ले आए, बिकॉज अभी ये 1.5:1 है। तो कह रहा है आपकी हेल्प मांग रहा है, बताइए कैसे पॉसिबल है, क्या वो बीपी को पे करे, या वो परचेज गुड्स करे और अभी और परचेज करे उधार पे, क्रेडिट पे, या वो शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन 1 सही है, या 2, या 1 या 3, या सारे के सारे सही हैं। तो यस, राइट आंसर विल बी ओनली फर्स्ट आंसर। क्यों, बिकॉज अगर हमें करंट रेशियो 1.5 से 2:1 बनाना है, यानी बढ़ाना है, तो याद रखिएगा हमें ऊपर नीचे दोनों कुछ माइनस करना पड़ेगा, तभी रेशियो बढ़ता है। अगर रेशियो मोर देन 1 है और करंट एसेट्स भी गिर रहा है, करंट लायबिलिटी भी, तो आंसर हमेशा बढ़ेगा। और अगर ये लेस देन 1 होता, 0.8:1, तो ऊपर नीचे जब भी कोई माइनस होगा तो रेशियो गिरेगा मैथमेटिकली। आप क्वेश्चन करके देखिएगा। तो ये ट्रिक काम आती है यहाँ पर। तो जब रीपे करेंगे बिल तो ऊपर नीचे माइनस होगा तो रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, बिकॉज हमने इंक्रीज का पूछा है। अगर गुड्स उधार पे परचेज करता तो ऊपर भी प्लस होता, नीचे भी, करके देखिएगा, 5-5 हज़ार रुपये लेके देखिएगा, कैलकुलेट करके लगा के, तो गिरेगा। शॉर्ट टर्म लोन लेगा तो भी ऊपर नीचे प्लस होगा और रेशियो गिरेगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। फाइन। अगर आप कहते हैं कि मैं करके दिखाऊं तो मैं करके दिखा सकता हूं। तो यस, समझते हैं यहां पे करंट रेशियो 3:2 था, तो करंट एसेट्स को आप ले लीजिए 30,000 और करंट लायबिलिटी को ले लीजिए 20,000। फाइन, ये हमने रेशियो के हिसाब से ले लिया। अब मान लेते हैं करंट लायबिलिटी यानी कि जो बीपी है वो 5,000 रुपए की पे करी, तो ऊपर भी 5 माइनस होगा बिकॉज कैश कम हुआ, नीचे भी माइनस होगा। तो अब हमारा आ गया 25,000 अपॉन 15,000, ठीक है। और अब जो आंसर आएगा 5/3, 1.7:1 आ जाएगा, रेशियो बढ़ गया। फाइन। तो देखिए जब भी कभी रेशियो मोर देन 1 है और ऊपर नीचे माइनस होगा तो रेशियो बढ़ेगा। आप कहेंगे सर 2:1 तो नहीं हुआ, तो 2:1 निकालने के लिए आप इसको दोनों को x ले लेना और इक्वल टू 2/1 करना, सॉल्व करना, x एग्जैक्ट आउट हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट याद रखना, मोर देन 1 में हमेशा ऊपर नीचे माइनस होगा, रेशियो बढ़ेगा, ऊपर नीचे प्लस होगा तो गिरेगा। और अगर ये लेस देन 1 है तो उल्टा हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे आ गया 0.8, प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.8:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज द रेशियो। अब बताइए कब डिक्रीज होगा, क्या मशीनरी परचेज करेंगे कैश में तब, या लॉन्ग टर्म लोन को पे कर देंगे, या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या इश्यू ऑफ शेयर्स टू अ वेंडर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहां पर डिक्रीज पूछ रहे हैं, या तो इक्विटी गिरे, शेयर्स कम हो, या नीचे से टोटल एसेट्स बढ़े। तो ऐसा किस में हो रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, नीचे मशीन आई, कैश कम हुआ तो नीचे टोटल एसेट्स में फर्क नहीं पड़ा। पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में डेप्ट कम होगा, ठीक है, डेप्ट कम होने से नीचे कैश कम होगा, रेशियो बढ़ेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कम होगा तो ऊपर से इक्विटी कम होगा, एंड इश्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ऊपर इंक्रीज होगा। तो इन सब में देखें तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, यस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी इक्विटी गिरे तो हमारा आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इज 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 9 लाख और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 75,000। आपने बताना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। अभी तक हमने ऑपरेटिंग रेशियो निकाला था, अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल। तो फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। तो अगर आप आंसर निकाल चुके तो राइट आंसर कितना होना चाहिए, यस 55%। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो समझते हैं कैसे आया। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स कर दीजिए 15 लाख एंड इनटू 100 यू विल गेट द आंसर सी। यहां पर अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते
तो वो माइनस नहीं करते, ठीक है। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा वी विल सब्ट्रैक्ट ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इग्नोर करते हैं। हमने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पढ़ाया था आपको, तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर करंट रेशियो 4:1 है, क्विक रेशियो 2.5:1, इन्वेंट्री यानी स्टॉक गिवन है 22,500 और आपको बताना है टोटल करंट एसेट्स कितने हैं। पीछे हमने क्वेश्चन किया था, वहाँ करंट रेशियो गिवन था और वर्किंग कैपिटल गिवन था, वर्किंग कैपिटल, तो हमें करंट लायबिलिटी ढूंढना था। फाइन, यहाँ पर ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है सीयूटी का। तो क्या आंसर 60,000 रहेगा या 15,000 या 80,000 या 54,200? तो यस, द राइट आंसर विल बी 60,000। कैसे आया चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले करंट रेशियो हमारा 4:1 है, तो यहाँ पर करंट रेशियो CA/CL इक्वल टू 4/1, तो CA हमारा हो गया 4CL। इसको इक्वेशन 1 बना के भी छोड़ देते हैं, काम आएगी आगे। वैसे ही क्विक रेशियो हमें गिवन है 2.5:1, तो क्विक रेशियो हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5/1, तो क्विक एसेट्स हमारा हो गया 2.5CL। फाइन, अब तो क्यू को हम यहाँ ब्रेक करते हैं, क्यू हो गया हमारा CA माइनस स्टॉक यानी इन्वेंट्री इक्वल टू 2.5CL, और CA हमारा कितना था ऑलरेडी 4CL, तो हमने 4CL ले लिया माइनस 2.5CL इक्वल टू इन्वेंट्री हमारा है 22,500। तो अब हम 1.5CL इक्वल टू 22,500 करेंगे और हमारा जो CL आ जाएगा वो डिवाइड करके आ जाएगा 15,000 रुपये। फाइन, तो CL 22,500 बाय 1.5। अब ये हमारा जो CL आ गया उस CL को यहाँ लगा दीजिएगा इस जगह पे 15,000 CL की जगह, तो 15,000 इंटू 4 हमारा कितना आंसर आ गया 60,000 और राइट आंसर विल बी ए। फाइन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट रेशियो फॉर कंपनीज 2.6:1 ड्यू टू पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस रेशियो वुड, अब अगर टैक्स पे करेंगे तो क्या असर पड़ेगा? इंप्रूव होगा, रिड्यूस, नो चेंज या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो यस, जब भी हम टैक्स पे करेंगे तो हमारा कैश तो कम होता है बट साथ पे करंट लायबिलिटी भी कम होती है। तो अब सोच के बताइएगा। यस, मैंने हिंट दे दिया, तो इंप्रूव होगा, क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने, अगर रेशियो मोर देन 1 है और ऊपर भी कुछ माइनस हो रहा है नीचे भी कुछ माइनस हो रहा है, हमेशा रेशियो इंप्रूव होगा अगर रेशियो मोर देन 1 है। अगर लेस देन 1 होगा तो ऊपर नीचे जब भी माइनस होगा रेशियो गिरेगा। तो ये बिठा लीजिए माइंड में, आप जल्दी से क्रैक कर लेंगे सीयूटी में बिना टाइम वेस्ट करें। ये 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करंट रेशियो 0.6:1 है, बताइए ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट दिस रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस, नॉट चेंज या मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तो 3 सेकंड में आप आंसर दे देंगे, सर मुझे पता है इंप्रूव। अरे सर यहाँ भी इंप्रूव होगा, यस, बिकॉज ये लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होगा और ऊपर नीचे दोनों पर ऐड होगा तो हमेशा रेशियो बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ा और नीचे क्रेडिटर्स बढ़े तो रेशियो हमेशा इंप्रूव होगा। करंट रेशियो 0.8:1 है एंड ड्यू टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 40,000 एट अ लॉस ऑफ 20%, दिस रेशियो विल, अब बताइए क्या असर पड़ेगा इस रेशियो पे? इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा, नो चेंज या इंक्रीज और डिक्रीज। तो 0.8:1 है और मोटर व्हीकल को हमने 40,000 की लॉस पे बेचा है 20% का। तो यस, आंसर क्या होगा? इंप्रूव, बिल्कुल इंप्रूव। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ कैश इंक्रीज होगा। मोटर व्हीकल तो नॉन करंट एसेट्स होता है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लॉस भी नॉन करंट आइटम होती है, बस जितना कैश आया यानी 20% हुआ 8,000 माइनस करके 32,000 रुपये जो कैश आया उससे न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा। कोई चेंज नहीं आएगा, ना कुछ और बाकी जगह, ना करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा और सिर्फ करंट एसेट्स में कैश इंक्रीज होगा, इसलिए हमारा रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो है 1.1:1 ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, दिस रेशियो विल इंप्रूव, रिड्यूस, नो चेंज या मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस, द आंसर विल इंप्रूव। अगेन यहां पर गुड्स हमने बेचे हैं 10% प्रॉफिट पे, तो स्टॉक मान लीजिए 1,000 रुपए है तो 1,000 माइनस हुआ, बट क्योंकि 10% प्रॉफिट है 1,100 प्लस हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट क्या है 100 रुपीज प्लस हो गया न्यूमरेटर में, इसलिए इंक्रीज। पिछले क्वेश्चन में जो मोटर व्हीकल है वो नॉन करंट एसेट था, इसलिए कुछ भी हमारा फर्क नहीं पड़ा था, सिर्फ कैश इंक्रीज हुआ था। तो ध्यान से देखना क्या नॉन करंट एसेट बेचा है या करंट एसेट बेचा है, उस हिसाब से आंसर लिख के आना। नेक्स्ट, एसेशन रीजन, अगर डेट इक्विटी रेशियो 1:2 है, इट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर विद लेस डेब्ट एंड मोर इक्विटी इज कंसिडर्ड फेवरेबल एज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बैंक करप्सी। क्या है आपके पास इसके चारों आंसर? पहला, बोथ ए और आर ट्रू है और आर सही एक्सप्लेनेशन है एसेशन की। बी है ए और आर ट्रू है बट आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, एसेशन ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और चौथा, एसेशन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सोच के बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो अगर आपने सोच लिया तो राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ए, बिकॉज साफ साफ बता रहा है कि अगर किसी बिजनेस में इक्विटी ज्यादा है तो बिजनेस सेफ है, और यहीं पे वो फेवरेबल बता रहा है, इसको सप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट
and the amount of interest payable. A higher ratio ensures lesser safety of interest on debt. तो क्या है राइट आंसर? Yes, the right answer will be yes C. A true है but reason fall है, क्योंकि कहता है अगर ये हाई रेशियो है तो क्या सेफ्टी कम होगी? नहीं नहीं नहीं, जितना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई होगा इसका मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो जब प्रॉफिट इतना ज्यादा है तो सेफ्टी ज्यादा होगी। तो ये फॉल्स है, बट हाँ ये बिल्कुल सही था कि रिलेशनशिप है प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट कितना देना है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चन कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं, और अगले पार्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। कैश फ्लो भी कवर करेंगे और साथ में जो पहले 3 चैप्टर थ्योरी है वो भी। तो ये करके हमारा पूरा जो सीयूटी का प्रॉमिस था वो मैंने कर दिया पूरा। और आप एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ ये वीडियोस देख के जाना, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, और आपके आने वाले हैं फुल मार्क्स सीयूटी में। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं बाकी के चैप्टर्स। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।